हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ जो फिजिक्स है क्लास 8 का, उसमें वेव मोशन एंड साउंड, जिसमें हमने क्वेश्चंस तो पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर थ्योरी भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने थ्योरी में सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बारी है, जो आपके लेवल की बात है, ऐसा है कि इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए उतना मैंने सिंपल पेंडुलम पढ़ा दिया है। अब हमारी बारी है किसकी, वेव मोशन की। तो शुरू करते हैं वेव मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन, वेव मोशन। चलिए वेव मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वेव मोशन। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, मान लेते हैं क्या है, एक रस्सी। ठीक है, मैं इसमें डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, आपको उसको बुक से पढ़ना है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल को क्या किया हमने, यहाँ पे ऊपर नीचे किया। ठीक है, ये क्या होगा बताइए, एक पार्टिकल मान लेते बहुत और भी आगे है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे किया, नीचे इसको प्रेस करके छोड़ दिया और यहाँ पे फिक्स्ड, और यहाँ पे भी क्या फिक्स्ड। ठीक है, और हमने इसको प्रेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ आएगा, उसके बाद नीचे जाके फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक, मानते हैं कि जितना डिस्टेंस नीचे गया उतना डिस्टेंस ऊपर गया, कहीं पे भी एनर्जी क्या नहीं हुआ, एनर्जी थोड़ा भी कहीं एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ठीक है, जिस मीडियम में वो है उसकी वजह से ये जो एक पार्टिकल ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर से ऊपर फिर नीचे, या ऐसे भी सोच सकते हैं ऊपर ले जाके हमने छोड़ दिया। ठीक है, या एक बार आप यहाँ से समझने की कोशिश करें, अब ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर नीचे जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो मोशन है इसको बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन, या ऑसिलेशन, या वाइब्रेशन। ठीक है, ये एक पार्टिकल है यहाँ पे जो कौन सा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या, बहुत ही कम टाइम के बाद यहाँ का भी पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे जाके नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। ठीक है, इस तरह से हर एक पार्टिकल ऐसा करने लगता है। ये भी ऐसे ही कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। इस तरह से सारे पार्टिकल्स ऐसा कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे, आपने जिस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, जिस पार्टिकल को आपने टू एंड फ्रो मोशन कराया, वो तो यहीं पे है ना। ठीक है, वो यहीं पे, दैट इज ये ऊपर नीचे अपने मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे जाके फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत इसमें लंबा डिस्कशन है, फिर मैं थोड़ा समझा दूं। जब ये यहाँ पे है, मान लेते नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो ये आने की, जब आ रहा होता है तो चूंकि वो आ रहा है, दैट इज मोशन में है, तो वो पार्टिकल किस में रहना चाहेगा, मोशन में, जिसकी वजह से उस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो थोड़ा ऊपर जाके फिर वो मैक्सिमम ऊपर जा पाता है। क्यों, क्योंकि ये फिर ये खींच रहा है ना, ये जो रस्सी है ये अपने मीन पोजीशन की तरफ उस पार्टिकल को क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब रस्सी नहीं, मतलब ये रस्सी अपने आप, क्योंकि वो अपने मीन पोजीशन से जब दूर जाता है तो वो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जब ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड घटती है, घटते 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 इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, फिर वापस आती है, वापस आके फिर स्पीड इसकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो जाती है। फिर चूंकि वो मोशन में रहता है तो फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाने की वजह से चूंकि ये मीन पोजीशन में रहना चाहेगा तो वापस आने की कोशिश करेगा। जब आप यूँ समझें, गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी को अगर रोकना चाहेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड घट जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वापस आ जाएगा, बस घटेगी स्पीड। तो जब ये अपने मीन पोजीशन को पार करता है तो स्पीड घटती है। क्यों स्पीड घटती है, क्योंकि जब वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तब उस सिचुएशन में मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड घटती है। लेकिन जब वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है, क्योंकि फोर्स नीचे ही लग रहा है, नीचे ही जा रही है, तो स्पीड बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, फिर ये अब उससे नीचे आता है तो वापस खींचती है इसको। तो ऐसे ऐसे करते रहता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आप स्प्रिंग से समझ पाइएगा ज़्यादा। स्प्रिंग को जब आप दबाते हैं तो दबाने से मैक्सिमम दबा के आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो वापस क्यों आना चाहता है, क्योंकि उसका जो मीन पोजीशन था वहाँ पे वो आने की कोशिश करेगा। अपने मीन पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, जब वो पार्टिकल वापस आता है, आने के बाद जब मीन पोजीशन में आया तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर वो स्पीड में रहने की वजह से, मोशन में रहने की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और एक्सपेंड कर जाता है। फिर जब वो एक्सपेंड करता है फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ उसको फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से
उसकी स्पीड घटते 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 जीरो होकर फिर वापस आती है। जब वापस आती है फिर वो मोशन में होता है, तो मोशन में रहने की वजह से फिर कंप्रेस होना चाहेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये चलते रहता है, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। आप यूँ समझो बस ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा करने की वजह से आगे वाले पार्टिकल ऐसा क्यों किए? ऐसा तो आगे वाले पार्टिकल को हमने तो कुछ नहीं किया था, आगे वाले पार्टिकल अपने आप ऐसा करने लगे। दैट मीन्स एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से आगे वाले पार्टिकल्स अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट मीन्स डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। क्या ट्रेवल करता है इस मोशन को? तो यहाँ पे आगे क्या ट्रेवल कर रहा है? डिस्टर्बेंस। एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से दूसरे वाले पार्टिकल्स, उसके जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी उसी तरह के मोशन करने लगते हैं। तो इस मोशन, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो आपका मोशन है ये है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस मोशन। ठीक है, लेकिन ये जो मोशन है किसका? ये ऊपर नीचे जो कर रहा है ये वाला, ये है आपका पार्टिकल्स मोशन। ठीक, एक बात तो समझ गए कि डिस्टर्बेंस जो मोशन कर रहा है दैट इज क्या लेके जा रहा है? वो एनर्जी लेके। एक पार्टिकल ने दूसरे को एनर्जी दिया जिसकी वजह से वो भी वैसे ही मोशन कर रहा है। दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे को पांचवें ने दिया, पांचवें को चौथे ने दिया। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी ट्रैवल करता है, दैट मीन्स डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है और ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे हमने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ा, ये टू एंड फ्रो मोशन किया, दूसरा पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तीसरा पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल भी मूव कर रहा है, लेकिन उसका मोशन किस टाइप का है? टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन है। लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो डिस्टर्बेंस वाला मोशन है और ये पार्टिकल का मोशन है। बात समझ आ रही है? इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा वेव हुआ? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो बात होगी, एंगल बिटवीन पार्टिकल्स मोशन एंड डिस्टर्बेंस मोशन इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन पार्टिकल्स मोशन एंड डिस्टर्बेंस मोशन इज 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो पहला वेव मोशन में हम लोगों ने कौन सा जाना? ट्रांसवर्स वेव। हमने तो एग्जांपल भी दी थी स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग में जो वेव आपका क्रिएट होता है, जो ट्रैवल करता है, तो स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में मोशन में होता है और पार्टिकल का जिधर टू एंड फ्रो मोशन होता है, दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। तो इसको आप कॉपी कर लें। कौन सा वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव। ठीक, तो एक बात तो समझ गए कि वेव मोशन में पहला वेव है हमारा ट्रांसवर्स वेव, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूड। आपको पता होना चाहिए जो लाइट है ना, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। ये एक अलग कहानी है, इस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, याद रखें, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक, उतार लीजिए। तो पहला वेव क्या हो गया बताइए? ट्रांसवर्स वेव। दूसरे वेव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वेव हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा और जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो दूसरा वेव का नाम क्या है बताइए? इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्ट्रिंग का वेव तो समझ आ गया कि ट्रांसवर्स वेव होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस में होगा? स्प्रिंग में होगा। किस में? अब बताइए, स्प्रिंग को जब आप दबा के छोड़ देंगे, बताइए स्प्रिंग को अगर आप दबा के, ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है, अभी स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मास बहुत कम है, ये सब आप ख्याल में रखें। वैसे बात होगी तो बहुत सारी बातें, उसमें आपको उतना ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करना। देखिए, स्प्रिंग को अगर आप दाब के छोड़ दें या एक्सपेंड करके छोड़ दें तो क्या करता है? उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करता है ना। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। मान लेते इधर से मैंने लिया, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर स्प्रिंग रखा हुआ है। ये इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सपेंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। ये जो हमने रखा है ये इसका मीन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ओरिजिनल नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है उतना है। मैं इसको जब कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो वापस कहाँ आना चाहेगा? उसी में आना चाहेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जब हम यहाँ पे ऐसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे, मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊँगा, मेरा फिगर बहुत ख़राब होता है। आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप इमेजिन करें, कल्पना करें। जब आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो यहाँ का पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल पहले कंप्रेस होंगे, फिर वापस जब आएगा तो यहाँ का पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा ना। एक पार्टिकल जिसको मैंने कंप्रेस किया, छोड़ देने के बाद ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं?
तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, किसमें? स्प्रिंग में। ठीक है, पार्टिकल कैसा करेगा? पार्टिकल ऐसा करे जाएगा, जाके वापस आएगा, वापस आके पीछे आएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे, अगर गौर करके देखेंगे तो स्प्रिंग के जितने सारे पार्टिकल्स हैं, जितने सारे, आगे आप बढ़िएगा थोड़ा तो आगे के पार्टिकल्स भी आगे पीछे करेंगे, उससे आगे वाले पार्टिकल्स भी ऐसे आगे पीछे करेंगे, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ का, अगर इसको मैं कंप्रेस करके यहाँ छोड़ दूँ तो ये क्या होगा? कंप्रेस होकर ऐसे जाके वापस आके पीछे आके यहाँ आएगा, यहाँ का भी पार्ट ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आके पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। दैट मीन्स हर एक पार्टिकल क्या करने लगेगा? बताइए, हर एक पार्टिकल क्या करने लगेगा? टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप स्प्रिंग को दबा के छोड़ दें तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स क्या करने लगे? टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन? जब वो दबेगा तो क्या होगा? सारे पार्टिकल्स, अगर आप देखें पूरा का पूरा स्प्रिंग को, वो कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। जब वापस आएगा तो क्या होगा? रियर फैक्ट होगा। ठीक है, तो होगा क्या इसमें बताइए? कंप्रेशन होगा। जब दबेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? वापस आएगा तो रियर फैक्शन होगा। एक बात समझ पा रहे हैं? आपको फील करना है, जब आप स्प्रिंग को दबा रहे होंगे तो यहाँ के भी पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, आगे का पार्टिकल्स भी कंप्रेस होंगे, उससे आगे वाले पार्टिकल्स भी कंप्रेस होंगे, उससे आगे वाले पार्टिकल्स भी कंप्रेस होंगे। जब ये वापस आएगा तो सारे पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? मतलब पार्टिकल्स तो नहीं, सारे पार्टिकल का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। दैट मीन्स रियर फैक्ट होगा। क्या होगा? रियर फैक्ट होगा। तो एक बार कंप्रेशन होगा और एक बार रियर फैक्शन होगा। कंप्रेशन होगा, रियर फैक्शन होगा। लेकिन आपने सारे पार्टिकल्स को नहीं किया था, बस यहाँ वाला पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब किया था, तो आगे वाले पार्टिकल भी क्या होने लगे? डिस्टर्ब होने लगे। दैट इज पार्टिकल। अब देखिए डिस्टर्बेंस किधर जा रहा है? यहाँ पे यहाँ वाले पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल वैसे कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल वैसे कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें अगर देखिएगा तो डिस्टर्बेंस इधर ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस का मोशन है, डिस्टर्बेंस मोशन। तो डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल कैसे कर रहा है? बताए, ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर वापस आके ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जिस लाइन में डिस्टर्बेंस का मोशन है उसी लाइन में पार्टिकल का भी टू एंड फ्रो मोशन है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस लाइन में डिस्टर्बेंस का मोशन है, मतलब यहाँ का पार्टिकल ऐसे करने लगा, पार्टिकल तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ रहा है। डिस्टर्बेंस यहाँ था, अब डिस्टर्बेंस यहाँ पे भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे भी हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस जिस लाइन में है उसी लाइन में पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अलग बात है डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है लेकिन टू एंड फ्रो मोशन, ये कभी आगे जा रहा है कभी पीछे, मतलब कभी ऐसा हो रहा है कि डिस्टर्बेंस का मोशन और पार्टिकल का मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है कि डिस्टर्बेंस का मोशन और पार्टिकल का मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है। दैट इज एक बार 0 डिग्री एंगल होगा, एक बार 180 डिग्री। ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री, ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मोशन में क्या हो रहा है कि अगर आप स्प्रिंग में देखेंगे तो ये वाला आपका पार्टिकल का मोशन है, ये पार्टिकल्स मोशन, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है? डिस्टर्बेंस का मोशन। ठीक, डिस्टर्बेंस मोशन और पार्टिकल्स का मोशन एक ही लाइन में होता है। और यहाँ पे क्या होता है बताइए? यहाँ पे पार्टिकल का मोशन और ये डिस्टर्बेंस का मोशन, ये डिस्टर्बेंस मोशन और ये पार्टिकल मोशन। ठीक, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। यहाँ पे लाइट की बात करेंगे, वहाँ पे साउंड की बात करेंगे जो एयर में होता है। साउंड एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, साउंड जो एयर में होता है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। आप समझेंगे कैसे क्या होता है? जैसे मैं अगर बोला तो मैं बोलूँगा तो क्या होगा? यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करने लगेंगे, हवा, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए वैसे मीडियम की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? इसमें अब इसमें डिस्कशन है कि नहीं, दो तरह के और भी वेव्स होंगे, पहले इतना ही आप ध्यान में रखें। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पार्टिकल का मोशन और डिस्टर्बेंस का मोशन एक ही लाइन में होगा, या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। किस किस के बीच का एंगल? पार्टिकल के मोशन और डिस्टर्बेंस। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या वेव में पार्टिकल मूव करता है? हाँ, पार्टिकल मूव करता है, लेकिन पार्टिकल का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, मतलब आगे पीछे होता है, लेकिन वो जो एक पोजीशन है टू एंड फ्रो मोशन, उतना ही पोजीशन में रहता है, वो आगे और पीछे नहीं जाता। मतलब उसका कोई, समझ रहे ना मेरी बात? पार्टिकल का मोशन है बट कैसा मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन। और पार्टिकल का मोशन और डिस्टर्बेंस का मोशन अगर एक ही लाइन में हो जाए तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, जो कि स्प्रिंग में होता है। और स्प्रिंग में जो होता है, जो डिस्टर्बेंस का मोशन और पार्टिकल का मोशन दोनों के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो ये पूरी कहानी पढ़िएगा अगर ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, तो ये सारी कहानी वही होगी जितना मैंने बताया। इसके अलावा कुछ भी होगा तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये वाला जो टर्म है इसमें क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, 3 टर्म का इस्तेमाल करेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताइए? ज़्यादा लंबा इसमें नहीं पढ़ाएंगे। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ।
फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और क्या, वेवलेंथ, WAVELENGTH, ठीक है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वेव लेंथ और स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव। आप बताइए ये जो हमने अभी देखा, अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो ये मान लेते हैं कि ये वाला आपका जो पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ये जो पूरा कंप्लीट हुआ, इस कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में इस तरह का आपको दिखने लगेगा। मतलब यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया, उसके वाला थोड़ा और ऊपर गया, उससे आगे वाला और ऊपर गया, मैक्सिमम गया, फिर उससे आगे वाला थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, एक यहीं पे रह गया, एक नीचे, इस तरह से अलग अलग पार्टिकल अलग अलग पोजीशन में, लेकिन सारे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना ही होना है। उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। बहुत सारे टर्म्स आप धीरे धीरे जानिएगा। इधर भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप जानिएगा बाद में। और ये हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह का वेव आपको नज़र आएगा। ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेव लेंथ का सिंबल लैम्डा होता है। ABCD कुछ भी लिखें, लैम्डा ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे लैम्डा, ठीक है, ग्रीक लेटर है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वेव जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं टाइम। इसमें जो टाइम लगा इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो क्या है आपका, वेवलेंथ। जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो टी टाइम में एक चक्कर कंप्लीट किया, यूं समझ सकते हैं। तो एक में कितना करेगा, 1/t, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में कितना चक्कर कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल होता है, बहुत सारा सिंबल है, न्यू भी लिखते हैं या एफ लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ चक्कर इन यूनिट टाइम या 1 सेकेंड। सेकेंड में लेंगे तो 1 सेकेंड होगा, तो 1/t फ्रीक्वेंसी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, 1/सेकेंड, या सेकेंड पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं हर्ट्ज, शॉर्ट में HERTZ, और सिंबल है कैपिटल H स्मॉल z। सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड ऑफ वेव की अगर बात करें, स्पीड की बात करें तो स्पीड का सिंबल हम लोग लिखते हैं v, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वेव, लैम्डा। टाइम कितना लगा, t, तो यही हो गया आपका स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा डिवाइडेड बाई t। क्या हो गया, लैम्डा डिवाइडेड बाई t। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, सिंपल सा है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t क्या, फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्पीड का फॉर्मूला हो गया वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, सिंपल, ठीक है। स्पीड इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी बातें इस पर करनी है, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है कि स्पीड का फॉर्मूला हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पे स्पीड मैंने लिखा, वैसे वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अभी स्पीड और वेलोसिटी आप एक ही माने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक। चलिए, और फ्रीक्वेंसी के लिए एन इस्तेमाल किया, मैंने एफ किया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। डन। साउंड एक वेव है, लाइट एक वेव है, इसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। डन, 1 2 3। चलिए, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी, इसको करके आज का क्लास हम लोग करते हैं फिनिश। फिर आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट करते रहें कि सर जल्दी जल्दी लेके आइए, तो मैं भी जल्दी बूस्ट होकर कर लूँगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बॉडी वाइब्रेट करता है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि आगे का टॉपिक हमारा साउंड ही है, ठीक है। 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बताइए, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट होता है, या आप समझ रहे हैं ना, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन होगा, तब तक वो कितना आगे चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। क्या चाहिए, वेवलेंथ है, लैम्डा क्या होगा ये मांगा है, और स्पीड गिवन है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड जो एक्चुअली साउंड वेव है, तो वेव जो प्रोपैगेट करेगा हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 330 मीटर। तो वेवलेंथ कितना होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या देना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड है कितना, 330, वेवलेंथ है कितना निकालना है, और फ्रीक्वेंसी कितना, 50। हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं पर सेकंड भी। और यहाँ पे 330 क्या है, ये इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 330 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 33
लैम्डा को आप उसी पार रखिए, आपको बहुत कन्फ्यूज़न है तो डिवाइड बाई 5 और ये मीटर में ही आएगा। वेव लेंथ है ना, तो वेव कितना डिस्टेंस कवर किया एक ऑसिलेशन में, तो कितना हो जाएगा 5 6 के 30 और 3 0 5 है 6.6 मीटर। तो वेव लेंथ जो हुआ वो हुआ 6.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन था बहुत इजी जो मैंने कर दिया। अगर आपको तकलीफ हुई, आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको बात समझ आ रही है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें और अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन है सपोर्ट अस, और आप ही के सपोर्ट से चीज़ें चलती हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, जैसे हम लोग अभी बोर्ड में पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे कि इसको डिजिटल इसमें लेके आएँ, मतलब वट एवर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएँ, तो और लोग जो पढ़ाते हैं बहुत ही स्मार्ट लगता है, तो हम लोग भी स्मार्टली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, जो सिंपल सी बात है। तो आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।